ओके, स्क्रीन पे देख लो फटाफट जो मैंने बोला था प्रीवियस सेशन में, 4, 5, 6 आप खुद से कर लोगे। तो होपिंग कि तुमने खुद से कर लिया होगा। वो जस्ट मैंने लिख के रखा है तुम्हारे लिए, जिनको अगर नहीं जमा या जिनको ऐसे दिक्कत गई होगी लिखने में, तो एक बार उनके लिए वो सामने मैंने पिक्चर ला के रख दिया है। सो अब जिनको दिक्कत गई होगी तो वो कर सकते हैं, और जिनको दिक्कत नहीं गई होगी तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि अभी से अगर अपने को इतना बहुत आ रहा है तो आगे चल के तो और भी चीज़ें आसान होने लग जाएगी। ठीक है, पॉज करके चेक कर लीजिए अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही है या कुछ ऊपर नीचे लग रहा है आपके आंसर में, तो प्लीज वेरीफाई इट विद दिस वन। ओके, ठीक है। शैल आई बिगिन विद द फर्दर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द रूल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। The rules we need to understand for studying integration, the rules which you have already studied for differentiation। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा इधर कर देता हूँ। हाँ, ये इधर का दिख नहीं रहा था ना, ठीक है। हाँ, the rules you have also studied for derivation or differentiation, similar rules are there over here also। ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, slightly changes are there, that there were too many rules that we have learned in differentiation। In integration, whereas we are going to learn just 3 rules, and furthermore there is nothing as such a rule for you guys to learn or to understand। बाकी सब rules के ऊपर नहीं है, बाकी सब there are methods to follow। Anyway, so hoping that you have compared your answer with this one। So आगे बढ़ते हैं अपन अपने next part पे, that is the basic rules of integration, and then further the examples part। अभी तक के जितना भी अपन ने पढ़ा है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एनीवेज, द वेरी बेसिक रूल दैट वी विल फर्स्ट सी इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं डेरिवेशन लू किसका, अगर एक फंक्शन का जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं अपन, अगर मैं एक फंक्शन का जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हो आप, उसका ही अगर मैं डेरिवेशन लूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखो मेरे को वही फंक्शन मिल रहा है जो इसके अंदर है। यही तो बात है, दिस इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोसेस। यही तो अपन ने काफी टाइम से, पिछले 2 लेक्चर से हम यही तो अपने कान पे बार बार गिरने दे रहे हैं कि डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन और इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। सर इसका इतना महत्व है क्या? नहीं, इतना महत्व नहीं है, पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक कल्चर की अगर अपन बात कर रहे हैं, अगर अपन ये दुनिया में घुस रहे हैं, तो इसके छोटे छोटे रीति रिवाज भी अपने को जानने चाहिए, पता होने चाहिए, ताकि अपने को अपन उससे वाकिफ रहे, अपने को कोई भी चीज अननोन ना लगे। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑफ ईच अदर वेरी वेल, दैट वी आर अवेयर ऑफ फ्रॉम स्टार्टिंग। सेकेंड नंबर, इफ ए इज एनी कॉन्स्टेंट। ओके, इफ ए इज एनी कॉन्स्टेंट, वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें एक सिंगल कोटेशन दे देना चाहिए था, यहाँ पे मैंने वो दिया नहीं है मैंने। एनीवेज, नो वरीज एट ऑल, कुछ नहीं। सो इफ ए इज एनी कांस्टेंट एंड एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सर एक मिनट सर, वो प्लस सी का तो आपने मैटर बताया नहीं, बाद में ये 3 रूल हो जाने तो फिर बाद में बताता हूँ आराम से। पहले तो सबसे पहले ये वाली बात पे ध्यान रखो, ये वाली बात को तुम याद कर लो। मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन अगर एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे अगर dy है, इस समय पे एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट रहता है, और इन सच केस इंटीग्रेशन कैसे आता है उसकी चर्चा अब होगी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस सी तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बारे में जानना, पर वो थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच से समझने वाले अपन, तो अपने को ऊपर जाना पड़ेगा वापस पहले लेक्चर के वहां पे फ्लैशबैक में थोड़ा। ठीक है, खैर यहाँ पे आ जाओ, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। तो अब जो अपन पढ़ने वाले दैट इज वो वाला पार्ट जो मैं तुमको बोल रहा था कि अगर कांस्टेंट अगर आ जाता है, यदि कांस्टेंट अगर आ जाता है तो इन सच इंटीग्रेशन कैसे वर्क करेगा। पहले बार डिफरेंशिएशन याद कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट लेट्स से सी अमाउंट्स टू जीरो क्यों होता था? व्हाई डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का आंसर 0 आता था? वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इज कि एक तो फॉर्मूला कैसा, कांस्टेंट डेरिवेशन के बाहर जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1, एंड 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x to the power 0, और x to the power 0 का डिफरेंशिएशन x to the power n के फॉर्मूला के थ्रू मिलता है c इंटू ये 0, एंड दैट्स वाई कांस्टेंट डेरिवेटिव का कांस्टेंट हमेशा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा? 0। ये रीजन। दूसरा रीजन क्या था?
दूसरा रीजन क्या था, लॉजिकली मैंने एक चीज बोली थी तुमको कि व्हेन यू डेरिवेट समथिंग यू पर्टिकुलरली ऑब्जर्व चेंज, मेरे को बताओ कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या? नो। तो व्हाट चेंज डू यू सी? जीरो चेंज, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। आई बात समझ में? ये तो फ्लैशबैक था अपना एक, थोड़ा उसमें अपने को वापस मिलने के लिए थोड़ा अपने को उसमें घुसना है इसलिए। एनीवेज, नाउ इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन पहली बात तो सर अपने को एरिया निकाल के देता है। दूसरी बात सर, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू समेशन। अगर मैं बात समेशन की कर रहा हूं, इसका मतलब मैं जोड़ रहा हूं चीजों को। अगर मैं कभी चीजों को जब जोड़ता हूं तो जोड़ने के बाद चीजें बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है सर। जब चीजें बढ़ती है, जब चीजें बढ़ रही है, इसका मतलब यदि कभी कोई कांस्टेंट आ भी जाए, यदि कभी कोई कांस्टेंट भी आ जाए तो कांस्टेंट को बढ़ा तो सकते हैं ना अपन। अभी कांस्टेंट को बढ़ा तो सकते, कम नहीं कर सकते अपन, कम नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे चेंज की बात कर रहे हैं क्या अपन? ना ना ना, यहां पे तो एरिया की बात कर रहे हैं अपन। एरिया कांस्टेंट रहेगा ऐसा कंपलसरी थोड़ी है, एरिया तो कम ज्यादा होगा। ये वाला कर्व अगर मैं समझो ये ऐसे ऐसा बना दिया मैंने, ये मेरी जमीन है, यहां पे नदी है, यहां पे खाई है, अपन माउंटेन में रह रहे हैं फिलहाल, इस तरफ मेरा घर है और यहां पे पहाड़ है पूरा बड़ा। बताओ इसका एरिया निकालना है मेरे को, तो इसमें कम ज्यादा तो हो गई। ये देखो यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां पे कम है थोड़ा। ये देखो यहां पे ये शेप ज्यादा बाहर की तरफ जा रहा है, तो इतना रीजन अपना कम एक्वायर हुआ है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट नंबर है, वो बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ समेशन। एक और तुमको बात याद दिला देता हूं मैं, समेशन ऑफ 1 क्या लिखते थे तुम? n। क्या लिखते हो तुम? n। इसका मतलब क्या? अगर 100 नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा? 100 होगा, मतलब बढ़ा, 1 बढ़ गया, 100 पे पहुंचा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं a का dx, तो क्या होगा? a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन dx। अब मेरे को बताओ क्या यहां पे 1 प्रेजेंट है क्या? हाँ सर प्रेजेंट है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 1 प्रेजेंट है तो x टू द पावर 0 के फॉर्म में है क्या? हाँ है सर। अगर x टू द पावर 0 है तो क्या मैं उस पर x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? वेरी वेल सर। अगर मैं उस पर x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या है वो फॉर्मूला? पावर 1 से बढ़ जाएगी और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। क्या है फॉर्मूला? पावर 1 से बढ़ जाएगी और पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इंटीग्रेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन में पावर सामने आती है, इंटीग्रेशन में पावर नीचे जा रही है डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 1 बढ़ गया पावर, पहले तो पावर 0 थी, अब 1 से बढ़ गई 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। लेकिन सर भूलना नहीं प्लस सी, ठीक है ऐड कर दिया प्लस सी, तुमने कहा तो खैर अल्टीमेटली आंसर आया ax प्लस सी। मतलब सर अगर पहले अगर देखा जाए ओरिजिनली, अगर मैं a10 ले लूं, अगर मैं a10 ले लूं तो अब 10 की वैल्यू इंक्रीज हो गई है बिकॉज x तो वेरिएबल है, x में कुछ भी इनपुट दे सकता हूं मैं, 1 2 3 4 अप टू n। मतलब a अगर मेरा 10 है, ओरिजिनल फंक्शन अगर मेरा 10 है, तो इंटीग्रेशन के बाद वो बढ़ गया है, अब वो बढ़ गया है, अब वो बढ़ गया है। एंड हेंसफोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज दैट वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लिया जा रहा है। बातों को सुनो अच्छे से, क्या बोल रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लिया जा रहा है। मतलब सिर्फ यहां पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लिया जा रहा था, तो यहां पे x आया वेरिएबल। तो सर यदि अगर हम y के रिस्पेक्ट से ले ले इंटीग्रेशन, यहां पे सर a ही रहेगा क्या हमेशा? नॉट नेसेसरी, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी ले सकते हैं अपन, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो कुछ भी क्या मतलब क्या रहेगा? z ले लिया, z इज कांस्टेंट, अज्यूम z इज कांस्टेंट। f ऑफ तो लेना ही नहीं अपने को, d ऑफ z नहीं ले सकते, d ऑफ z ले लिया तो z वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे, d ऑफ y। तो क्या आएगा सर इसका आंसर? इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, z y प्लस c। क्यों? क्योंकि z तो कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, z क्या है? कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। दूसरा कि जैसे ही y आ गया तो इंटीग्रेशन अब कांस्टेंट का निकलता है, इसका मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन निकल रहा है वो वेरिएबल आ जाएगा, और ये वो वेरिएबल आ गया। सर वही वेरिएबल क्यों आएगा? क्योंकि उसके पावर में अपन 0 लिखेंगे, उसके पावर में अपन 0 लिखेंगे वो वेरिएबल के, और वो वेरिएबल की पावर 1 से बढ़ेगी और वही डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए। आई क्या बात समझ में? ओके चलो बढ़िया, यही चीजें मैंने वहां पे लिखी है तुम्हारे नोट्स में, यू कैन सी दैट नाउ। यही सब चीजें अगर तुमको इन डिटेल लिखना है तो रुको, ये मैंने रख दिया है।
तुमको अगर इन डिटेल लिखने की इच्छा हो गई तो, ठीक है। ये है वो सेकेंड। इफ a इज एनी कांस्टेंट, f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x, देन ऑप्शन में बोल रहा हूं, पहला पॉइंट a इंटीग्रेशन ऑफ a dx, इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज a इंटीग्रेशन dx विच इज इक्वल टू ax प्लस c। उसका प्रूफ यहां पर है, ax प्लस c का प्रूफ यहां पर है। इसको मैं मिटा देता हूं, 10 नहीं लिखना है अपने को। ax प्लस c का प्रूफ, ये ax प्लस c कैसे आया, तो वो यहां पर है तुम्हारे पास में, ठीक है। इफ एनी ऑफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन, इट्स जस्ट अ प्रूफ। तुमने लिखा नहीं लिखा तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट पे आ जाओ। अरे बी पॉइंट तो सर अभी तो आप इतने टाइम से बोल रहे हैं, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा फंक्शन के तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं निकलता, वेरिएबल्स का निकलता है। जो चीज चेंज हो रही है, कितने से बढ़ रही है, कितने से घट रही है, उनके बारे में बात करते हैं अपन। कितनी तेजी से चेंज हो रही है उसके बारे में बात करते हैं अपन इन कैलकुलस। कैलकुलस इज अ पार्ट इन विच वी स्टडी अबाउट चेंज, वेदर इट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 10 मिनट्स पर आवर और 10 मिनट्स पर आवर जैसा भी है, और एरिया कम है या एरिया ज्यादा है, वेदर टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ वेरिएबल, ये सब चीजें अपन कैलकुलस में पढ़ते हैं। कांस्टेंट का वी डू नॉट स्टडी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो चेंज नहीं होती कभी। तो एज वी नो दिस ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर, एंड सिंस ये ऑपरेट होगा सिर्फ वेरिएबल पे, क्योंकि वही तो चीज है जो चेंज होगी। तो जब कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो दैट शुड बी टेकन आउट ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर, इफ द ऑपरेटर इज एडिशन, सॉरी इफ द ऑपरेटर इज डिफरेंशिएशन और इट इज इंटीग्रेशन। सिमिलरली मैंने तुमको एक बात बोली थी यहाँ पे समेशन, चलो 1 को मैंने यहां पे रखा था ऐसा, और i इक्वल टू 1 to n लिख दिया था मैंने, और यहां पे मैंने बोला था कि 1 को कितने बार ऐड कर रहे हैं अपन, n बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, बरोबर ना। वैसी बात है वो, पर यहां पे तो वो समेशन नहीं, यहां पे इंटीग्रेशन है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहां पे प्योरली कांस्टेंट की बात कर रहे थे, इसलिए 1 को लेके गए। यहां पे तो वेरिएबल की बात कर रहे, तो 1 को नहीं लेके जा सकते, कांस्टेंट को नहीं लेके जा सकते, इसलिए कांस्टेंट विल बी आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। आई क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से आगे सर। तीसरा और आखिरी, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, देन द इंटीग्रल ऑफ द सम, देन द इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ, सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ this function is equal to sum or difference of their integral taken separately। अरे बाप रे बाप, ये क्या लिख दिए सर तुमने, एकदम सिंपल भाषा है वो। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था कि अगर फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएशन इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, बरोबर। सेम इंटीग्रेशन, एफ ऑफ x1 मेरा एक फंक्शन है, एफ ऑफ x2 मेरा एक फंक्शन है, एफ ऑफ x3 मेरा एक फंक्शन है, बस इतने ही मेरे फंक्शन है फिलहाल। तो फिलहाल 3 ही मेरे फंक्शन है। तो क्या इंटीग्रेशन में इसका कैसे निकालूंगा? कुछ भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट द इंटीग्रेशन टू ईच एंड एवरी फंक्शन, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन टू ईच एंड एवरी फंक्शन, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर है, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द ऑपरेटर सो एज टू ऑपरेट इट ऑन द वेरिएबल और ऑन द फंक्शन। सर 2 into 3 अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो इट इज 6, अगर मैं माइनस यहां पे डाल दूं तो माइनस इज ऑपरेटेड ऑन दिस एंड दिस। ना ना बच्चे, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, वहां पे ऐसा काम नहीं चलेगा। मल्टीप्लीकेशन होके तो वो एक ही नंबर आने वाला है। पर यदि कभी एडिशन हो रहा है तो इन सच केस ये भी एक अलग क्वांटिटी और ये भी एक अलग क्वांटिटी, तो माइनस इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा मेरा -2 -3 -5। क्यों? क्योंकि वो माइनस ऑपरेट होता है, माइनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस पे भी और इस पे भी। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अरे भाई वो -1 को अपन कंसिडर करते हैं, -1 ऐसा कंसिडर करते हैं अपन, -1 ऐसा कंसिडर करते हैं अपन और फिर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को। वैसे ही यहां पे भी है, ऐसा समझो। इंटीग्रेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फंक्शंस। यहां पे अगर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी रहता तो हो जाने दो ना, सब्ट्रैक्शन भी। ओहो, ये क्या कर दिया ऐप को मिटा दी। ठीक है, आज मैं बात समझ में, मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर, यस, बस और कुछ भी नहीं है।
ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस रहेंगे उतने। ये रहा, आई बात दिमाग में? सर बहुत अच्छे से आ गई। सर ये सब चीजों का इस्तेमाल होगा क्या अभी? यस बच्चा, ये सब चीजों का तो इस्तेमाल पढ़ाया ही इसलिए गया है क्योंकि इस्तेमाल होगा। पढ़ाते क्यों थे? पढ़ाते नहीं थे ना, इस्तेमाल होगा अभी। ठीक है, यहाँ पे नहीं है एग्जाम्पल्स, यहाँ पे नहीं है। कितने एग्जाम्पल्स है? कुल मिला के 30 एग्जाम्पल्स है। इसमें से 8-10 मैं करूंगा, बाकी सब तुम करोगे, बाकी सब होमवर्क रहेंगे। होमवर्क का मैं फिर वो सॉल्यूशन तुमको दे दूंगा एक आधे सेशन में, या तो फिर एक उस पर अलग से एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे, फिर जैसे भी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे। खैर ठीक है, अभी तो अपन आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अभी तुम शांति से पहले 10 एग्जाम्पल्स पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे। ठीक है, प्रोसीजर बता देता हूं मैं कैसे करोगे तुम। पूरा मेरा देखो 10 एग्जाम्पल का, मैं कैसे कर रहा हूं 10 एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड, फिर बाद में रिवाइंड करना, क्योंकि मैं तब तक तो खत्म ही हो जाएगा। 10-15 एग्जाम्पल करूंगा मैं, 10 एग्जाम्पल करूंगा मैं, 20 होमवर्क में रहेंगे। यस, 10 ही एग्जाम्पल करूंगा मैं, तब तक तो वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे तुम रिवाइंड करोगे और फिर एक एक क्वेश्चन नंबर 1 पे पॉज कर लोगे और तुम थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे कि सर ने इस समय पे क्या बोला था। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं स्ट्रेस देना है, ठीक है ना। या तो फिर तुम क्या करोगे, पीछे लोगे, रिवाइंड प्ले करोगे और मेरे साथ साथ फिर वहां पे सॉल्व करना चालू कर दोगे। फिर तुमको सिर्फ तुम्हारा फिर कंसंट्रेशन ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ पे था नहीं कंसंट्रेशन, वैसा नहीं होगा। कंसंट्रेशन हो गया, देख लिया, फोकस कर ली चीजों पे, अब सिर्फ लिखना बाकी तो कर लेंगे अपन। अब वो तो कर सकते हैं चलते चलते साइड में, ठीक है। और फिर बाद में, लेकिन ये तो पहला पार्ट है प्रोसीजर का। दूसरा पार्ट क्या है कि होमवर्क करने के बाद में, होमवर्क जैसी हो जाएगा तुम्हारा, उसमें से हो सकता है कि तुमको बहुत सी चीजें ना आए, तो उसमें डिमोटिवेट मत हो जाना ये सोच के कि तो बहुत हार्ड है। नथिंग इज हार्ड, ये बहुत सिंपल है, तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए वो हार्ड है, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो समझा कैसे करेंगे अपन, अपना प्रोसीजर समझा। पहले देखो सर कैसे करते हैं, फिर बाद में तुम भी करो साथ साथ में, ठीक है। चलो आ जाओ। और मैं एग्जाम्पल की कॉपी, एक मिनट, चलो ला ली मैंने मेरी भी कॉपी मेरे साथ में। अब अपन स्टार्ट करते हैं। हो कैसे, फिर मेरे को बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तुमको अभी क्वेश्चन दिखाने की बार बार मेरे को जरूरत नहीं है। तुम तो अभी लिख नहीं रहे हो, तुम सिर्फ देख रहे हो, ठीक है। तो अभी तुम ऑब्जर्व करो पूरा अच्छे से, फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ में, और फिर बाद में करेंगे। आलस वालस मत लेते बैठना, बंद कर लो वीडियो को लगे तो, ठीक है। फ्रेश माइंड, सब कुछ फ्रेश चाहिए अपने को। चलो लेट्स स्टार्ट। कहाँ पे लो, नीचे लो कि बाजू में लो? बाजू में ले लेता हूँ मैं, नीचे तो अपनी और पीडीएफ आएगी ना। ऊपर से ले लो क्या? हाँ नहीं, इतना क्यों जगह छोड़ने का, जगह को यूटिलाइज कर लेते ना, इस पे नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोल रहे हैं वो लोग? अरे पहले थोड़ा पढ़ तो लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हम अपने को इन सब का इंटीग्रेशन लेना है, अपने को यहां तक के का सबका इंटीग्रेशन निकालना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, ओके, ये तो सब हमको भी पता है, इंटीग्रेशन चैप्टर सब पढ़ लेगा ना। कभी कभी कुछ अलग रिक्वायरमेंट भी रहती है क्वेश्चन में, नॉट नेसेसरी कि इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़े तो इंटीग्रेशन ही निकालना पड़ेगा। वो पूछेंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव एंड आफ्टर दैट फाइंड द इंटीग्रेशन एंड कमेंट योर रिजल्ट वेदर दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूरा पढ़ने का कभी भी, ठीक है ना। चलो पहला, वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। सर डेरिवेटिव में तो फॉर्मूला बोला था, यहां पे तो कुछ भी नहीं बोला आपने, नहीं बोलना था मेरे को यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस। तो क्या है, अरे भाई बच्चों, x टू द पावर 1/2। बिजली लाइट आ रही जा रही है थोड़ी, आ गई। dx क्या किया, अरे ये रूट एक्स था ना, और ये dx था, और ये इंटीग्रेशन था, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को सिर्फ रूट एक्स से लेना देना है, ठीक है। रूट एक्स को मैंने लिखा टू द पावर 1/2 के फॉर्म में,
अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा, x टू द पावर n प्लस 1 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, इंटीग्रेशन रूट x dx। अब एक बात ध्यान में रखो, बात एक मेरी अच्छे से सुनो अभी। अब मेरी बात तुम अच्छे से सुनोगे। वापस निकलना पड़ेगा क्या मेरे को? छोड़ो यार, निकाल ही लेता हूँ मैं। छोड़ो छोड़ो, इधर आ जाओ, ध्यान दो जरा, जरा नहीं, पूरा ही ध्यान देना। लाइट कलर चाहिए। ये मेरा कर्व है, ठीक है ना? आई क्या बात दिमाग में? हाँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लाइन निकाल ली, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं और सातवीं। आई क्या बात समझ में? सर इसमें क्या समझना था? कुछ भी, अरे ऐसे ही बोल दिया यार। ये देखो, ये लाइन निकालते जाना है अपने को। वहाँ पे लाइट तुम्हारी आ रही जा रही होगी तो ठीक है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो कुछ तुम टेंशन मत लो उस चीज़ का, ठीक है? यस सर। चलो अब देखो, अब मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ये इतना शेड का। ये देखो, मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। मैं इसका भी एरिया निकाल सकता हूँ, ये यहाँ से लेके और ये पूरा, यहाँ से लेके इतना पूरा। फिर मैं यहाँ से लेके पूरा निकाल सकता हूँ, फिर मैं पूरा यहाँ से लेके निकाल सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के। क्यों सर? क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। यहाँ से देखो, पर इन सब में एक चीज नोटिस करो तुम, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 3, ये वाला पार्ट 4, ये वाला पार्ट 5, ये वाला पार्ट 6 और ये वाला पार्ट 7। ये जो 7 पार्ट्स है, ये जो 7 पार्ट्स है, इनमें एक प्रॉब्लम क्या है कि वो कर्व के साथ में ये ऐसा है और ऐसा है। रेक्टेंगल भी नहीं है वो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, लेकिन ये कर्व है, ठीक है ना? कर्व है, कर्व ऐसा है वो, ऐसा। तो ये रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है वो, जिसमें तुम बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं 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 नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि आगे कनेक्टेड है ऐसा, और फिर उसके आगे एक और है ऐसे में। तो ये देख रहे हो तुम, ये ऐसा, उसके आगे एक और है, ये ऐसे में, तुम देख रहे हो, ये ऐसा, उसके आगे एक और है, ये देख रहे हो, ये ऐसा। तो सर ये जो पार्ट है, ये तो एरिया के फॉर्म में आए नहीं, हमको तो इसका कभी एरिया निकालते आएगा ही नहीं। यस यस, यही है वो चीज। तो ऐसे समय पे ना ये प्लस सी जोड़ दिया जाता है। ये प्लस सी क्या है पता है क्या? ये इन सबका एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन। क्या है अप्रोक्सीमेशन? ये सोच के कि भाई चलो इतना सा छोटा है ना, ये 1 स्क्वायर फुट होगा या 0.5 स्क्वायर फुट, ऐसा कुछ छोटा सा,
हर एक का थोड़ा थोड़ा मिला के प्लस सी। प्लस सी यानी वो चीज है, ये जो छोटी मोटी एरर्स या तो ये छोटे मोटे चीज जो छूट जाते हैं उसका राउंड फिगर लगा के जोड़ दो, ये है वो प्लस सी। और ये कब आता है? जब ये इंटीग्रेशन ऐसे फॉर्म में है, मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव है तब। सर ये कब नहीं आएगा? जब इस इंटीग्रेशन पे मैं यहां पे एक नंबर लिख दूं 8 और यहां पे मैं नंबर लिख दूं 12। ये क्या है? ये लिमिट है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? लिमिट। इसको बोलता हूं मैं लोअर लिमिट और इसको बोलता हूं मैं अपर लिमिट। मतलब क्या? अरे भाई मेरे को मालूम है 8 के बाद और 12 पे खत्म। यहां पे 8 चालू हो रहा था ये वाले स्केल पे, ठीक है, यहां पे 8 चालू हो गया और यहां पे 12 खत्म हो गया, जो भी है इसके अंदर है। अब ये कितने एरिया है वो फाइंड आउट करना है। बाउंड्रीज पता है अपने को, यहां पे बाउंड्रीज ऊपर नीचे हो गई थी, बाउंड्री का एग्जैक्टनेस अपने को मालूम नहीं था, तो इन सच केस अपन वो एरर को ओवरकम करने के लिए प्लस सी डाल देते हैं। यहां पे वी नो द बाउंड्री, यहां पे अपने को लिमिट पता है, हाईएस्ट लिमिट इज व्हाट एंड लोएस्ट लिमिट इज व्हाट। आई बात समझ में? अब समझा कि प्लस सी क्यों ऐड करते हैं? हाँ सर, ये जो छोटे मोटे चीजें हैं जो छूट जाती है, अप्रोक्सीमेशन, वो बोलते हैं ना अपन कभी कभी भाव करने जाते हैं तो तुम तुम्हारे हिसाब से दे दो, थोड़ा सोच समझ के। पहले भाव होता है 800 का, तुम लाते हो उसको 600 पे, फिर वो बोलता है नहीं नहीं 750, तुम फिर भी बोलते हो 600, फिर वो नहीं बोलता है देखो आपके हिसाब से जो बनता है थोड़ा सोच समझ के हमारा भी ध्यान रख के दे दो, तुम फाइनली बोलते हो चलो 700, फिर वो बोलता है नहीं यार 710 या 720 तो भी दे दो, तुम फाइनल करते हो 720 पे। ये जो थोड़ा बहुत है ना, तुम तो 600 पे अटके हुए थे, खैर तुम तो 700 पे मानोगे ही नहीं, तुम 600 पे अटके हो, तुम 680 या 680 पे आ जाओगे तुम 680। ये जो तुम्हारा 600 था और वो 720 बोल रहा था, उसमें का थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे 40 रुपए, तुम्हारे 80 ज्यादा और उसके 40 जैसा भी है, ये वो चीज थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लो ऐसा, तो वो है प्लस सी। आई बात समझ में? यस सर। आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 1/√x dx। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन √x to the power -1 dx। क्या किया? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके गया। जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर -1 हो जाती है। इंटीग्रेशन x to the power -1/2। अब जैसा इंटीग्रेशन √x के लिए निकाला था वही बस यहाँ पे -1 था तो मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या सर इसका इंटीग्रेशन ही निकलेगा? क्या निकलेगा ना? अरे इंटीग्रेशन क्यों देना है अपने को? x to the power -1/2 + 1 upon -1/2 + 1 + c। इसको अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3। ये 2/3 हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना? वो तुम कर सकते हो, उतना उसमें कुछ नहीं इतना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x⁻1/2 + c। सर क्या अगर हमने प्लस सी नहीं लिखा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा क्या? हाँ, तुमने अगर वो ऑप्शन सिलेक्ट किया जिसमें प्लस सी नहीं है तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया, समझो, समझे क्या मेरी बात? वो अगर तुमने ऑप्शन सिलेक्ट किया जिसमें अगर प्लस सी नहीं है तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया। आई बात समझ में? कैसे कर रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं, बस मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x to the power n is equal to x to the power n + 1 upon n + 1 + c। और यहाँ पे सब्जेक्ट टू एक कंडीशन है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर n कभी -1 हो गया, n कभी -1 हो गया तो वो नहीं होगा। मतलब क्या? ये देखो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो फॉर्मूला में भी है तुम्हारे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तुम तो बोलोगे सर ये log x है। हाँ, अगर मैं फिलहाल फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस पे, इंटीग्रेशन x to the power -1 dx। क्यों n शुड नॉट बी इक्वल टू -1 उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे n क्या है मेरा? -1 आ गया, तो होता क्या है देखो, n -1 आने से x to the power -1 + 1 upon -1 + 1 + c, x to the power 0 upon 0 + c, 1/0 + c। आंसर क्या आ गया? इन्फिनिटी + c। क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है क्या?
नहीं, इसलिए n कैन नेवर बी -1, बट -2, -3, -4, -5, हाँ ये सब रहेगा, लेकिन -1 नहीं रहेगा सिर्फ। स्ट्रिक्टली n इज नॉट -1। ऐसा नहीं बोला है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा नहीं बोला है कि n इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिर्फ एक कंडीशन दी है कि n इज नॉट इक्वल टू -1। मैं तुमको फॉर्मूला में लिखाना भूल गया था, पर मैंने बाद में ऐड कर दिया है वो, तो तुमको अभी दिख रहा होगा अच्छे से, तो तुम भी ऐड कर दोगे उसको। n कैन नॉट बी -1, ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? आगे क्या? हाँ चलो, तीसरा होमवर्क है, तीसरा होमवर्क है चौथा करेंगे क्या? हाँ चौथा करेंगे, फिर छठवां होमवर्क रहेगा, पांचवा करेंगे तो सातवां होमवर्क रहेगा, आठवां भी होमवर्क रहेगा, नौवां भी होमवर्क रहेगा, 10वां मैं करूँगा, 12वां भी मैं ही करूँगा, ये भी मैं ही करूँगा, 11th भी। 12वां करने के बाद में 12th को कर लिया तो तुम 13th खुद से कर लोगे, 13th खुद से कर लोगे। फिर बाद में एक बार मैंने 11th कर दिया तो तुम 16th भी खुद से कर लोगे, ओके। पहले होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। ये मैं कर लूँगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क ही रहेगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये होमवर्क रहेगा क्योंकि इसकी जैसी ये सिमिलर, ये भी होमवर्क रहेगा क्योंकि इसको सिमिलर है वो, ठीक है। ये मैं कर लिया तो ये होमवर्क कर लोगे तुम। अरे 1/log(x) है क्या? अरे नहीं, ये क्वेश्चन मत लो। log(x) का तुमको इंटीग्रेशन थोड़ी बताया है मैंने अभी तक के। एक मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट देना। और वो 26 में 1/x होना, हाँ वही तो। क्वेश्चन में करेक्शन है, वहाँ पे log x नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ x चाहिए, 1/x। हाँ, यहाँ से पूरा होमवर्क है तुमको, ये भी। ठीक है ना, ये तो तुम कर लोगे, एक बार मैंने ये कर लिया तो ठीक है। और ये कैसे करोगे तो ये मैं कर लूँगा। तो मेरे को कितने क्वेश्चंस करने हैं अभी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस करने हैं अपने को बरोबर। और ये 2 10 हो गए, क्या बात है, गजब है ना। चलो, तो अब मेरे को कौन सा करना है? चौथा करना है। अब तो मेरे को आके देखना ही पड़ेगा बार बार। चलो 4th करते हैं अभी। 4th, we need to find the integration of we need to find the integration of x cube plus x square plus 5 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना। ये क्या है मेरा f of x1, ये है मेरा f of x2 और ये है मेरा f of x3। सर ये तो कांस्टेंट है, फिर भी क्या हो गया? x है वहाँ पे प्रेजेंट, बताऊंगा मैं तुमको कैसे। तो ऐसा समय पे क्या करते हैं? रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ये x1 को डिस्ट्रीब्यूट किया, f of x1 को ये dx, प्लस x2 f of x2 को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस 5 dx को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। x क्यूब का इंटीग्रेशन यूजिंग द फॉर्मूला x to the power n
इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन इक्वल टू 1 नहीं है तो अपने लिए बहुत ही आसान हो गया 4/4। यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे क्या? नहीं, प्लस सी कब लिखेंगे अब मैं तुमको बता देता हूँ, जब मल्टीपल फंक्शन आ जाएंगे ना, जब मल्टीपल फंक्शन आ जाएंगे इन सच केस सी कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। प्लस यहाँ पे क्या आएगा x³ 3, मैंने क्यों डायरेक्ट किया क्योंकि 2 + 1 3/3 आ जाएगा, कि थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है क्या फिलहाल के लिए, तो मैं नहीं करता हूँ यार, छोड़ो फिलहाल तो नया नया है अपने लिए, इसलिए 3 + 1/3 + 1 प्लस x² 2 + 1/2 + 1 प्लस 5 बाहर dx। रूल नंबर 2a, 2.a क्या बोलता है? 2.a कि इफ देर इज ए कांस्टेंट, if we are taking the derivative of integration of constant, in such case we do not take the integration of constant, we simply take the integration of dx, that is the answer is nothing but the variable जिसके रिस्पेक्ट से अपना इंटीग्रेशन निकला गया है, nothing but the वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन निकला गया है। रूल नंबर 2.a, रूल 2.a के अकॉर्डेंस में अपना चलेगा x⁴ 4/4। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्लस सी, अभी नहीं फिलहाल रुक जाओ, प्लस x³ 3 प्लस 5x/1 है यहाँ पे प्लस सी। अब देखो अगर मैं तुम यहाँ पे भी प्लस सी लिखते, यहाँ पे भी प्लस सी लिखते और यहाँ पे भी प्लस सी लिखते, ये सी क्या है तुमको मालूम है क्या? नहीं ना, इसलिए अपन ने क्या किया, ये सी भी एक ऐसा कांस्टेंट है, ये भी एक ऐसा ही कांस्टेंट है, तो इनका सबका एडिशन मिला के भी क्या मिलेगा? कांस्टेंट ही मिलेगा ना, तो हमने उसको एट ए टाइम एक ही इसमें लिख दिया, हमने उसको एट ए टाइम एक ही इसमें लिख दिया। रूल नंबर 2.a क्या क्या यूज हुआ यहाँ पे देखो, रूल नंबर 3 यहाँ पे x⁴ n = x⁴ n+1/n+1 यूज हुआ प्लस सी, और यहां पे यूज हुआ रूल 2.a, ये इसके लिए। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आई क्या बात समझ में? ठीक है ना? ओके नेक्स्ट पांचवा करना है क्या अपने को अभी? हाँ पांचवा भी करना है, चलो। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 होल क्यूब है ना, dx कैसे करेंगे? दो तरीके, एक तो ax + b के फॉर्म में करो, एक तो ax + b के फॉर्म में करो, या तो दो। मैं पहले ax + b के फॉर्म में कर रहा हूं। a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है 1, n कितना है 3, तो क्या रहेगा फॉर्मूला? ax + b ⁴ n+1 अपॉन a कितना है 1 इंटू n+1 प्लस c, ठीक है ना? a1 है मेरा, a कितने बार a बोल रहा हूं, ax + b ⁴ n = ax + b ⁴ n+1 अपॉन n+1 प्लस c। बड़ा ही फटाक से आ गया आंसर, बड़ा ही फटाक से आ गया, x + 1 ⁴ 4/4 प्लस c। सर दूसरी मेथड क्या है? देखो दूसरी मेथड क्या है, पिंक से कर रहा हूं अपने, ठीक है ना? दूसरी मेथड में पिंक से कर रहा हूं, ठीक है? देखो x³ + 3x² + 3x + 1, इसको एक्सपांड कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन dx, इसको एक्सपांड किया x+1 होल क्यूब को। फिर क्या करूंगा मैं यार, ये दिखाना पड़ेगा अब यार सच में। हाँ क्या किया मैंने, इसको एक्सपांड कर लिया x+1 होल क्यूब को। अब x³ dx, रूल नंबर 3 3x² dx, 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, x⁴ 4/4 प्लस 3x³ 3 प्लस 3x² 2 प्लस x प्लस c, x⁴ 4 प्लस x³ प्लस 3x² 2/4 प्लस x प्लस c। इसका अगर तुम सबका बेस सेम कर दोगे 4, सबका बेस अगर तुम सेम कर दोगे तो ये जो है ना, ये ऊपर का देखो, ये दिस इज नथिंग बट
x+1 टू द पावर, अरे 1 लिखना भूल गया क्या मैं? नहीं बराबर है, हाँ। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बराबर। 1 नहीं आ रहा है इसमें, कुछ तो गड़बड़ हो गया अपने से। x³ a³ + b³ + 3a² b + 3ab² 1। सब सही है, सब सही है, ठीक है क्या? तो ये 2 मेथड है तुम्हारे पास में सॉल्व करने की, एक तो ये, नहीं तो ये। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट। 6th होमवर्क, 7th होमवर्क, 8th होमवर्क, 9th होमवर्क, 10th क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x + 7 dx। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? ये यार पहले से ही दे देना था क्या? ठीक है, चलो देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 7 dx। क्या ये लिखा हुआ समझा क्या तुमको? बेस सेम तो पावर का एडिशन था, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, अब क्या करूंगा? ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अपन ने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे भी e की पावर देखिए, e की वैल्यू है 2.1 समथिंग, 2.7183 कुछ तो भी, 2.7183 ऐसा कुछ तो भी वैल्यू, उसका पावर 7 है, तो ये कांस्टेंट नंबर है एक अपने पास में, तो वो हो जाएगा बाहर, और बचेगा क्या? dx e टू द पावर 7 e टू द पावर x + c e टू द पावर x + 7 + c। इसका मतलब e के पावर में कुछ भी आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहेगा वो आंसर, एज इट इज, अनलेस अंटिल x के साथ में कुछ दूसरा नंबर है तो, अनलेस अंटिल x के साथ में कोई दूसरा नंबर है तो। यानी क्या? यानी अगर कभी ऐसा रहता इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x + 8 तो क्या होता इन सच केस? तो इन सच केस क्या होता? e टू द पावर 2x a टू द पावर 8 dx e टू द पावर 8 a टू द पावर 2x dx। e टू द पावर ax का फॉर्मूला इज e टू द पावर ax अपॉन 2 dx e टू द पावर 2x + 8 अपॉन 2, और यहाँ पे है 1 तो डिनोमिनेटर में भी है 1। आई बात समझ में? ये भी एक तुम ऐड कर लोगे, ठीक है, ये भी एक सवाल तुम ऐड कर लोगे तुम्हारे इसमें, e टू द पावर 2x + 8 अपॉन 2 + c। इसको ऐड कर लो, पॉज करो वीडियो को और ये क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया? बढ़ू आगे। फोर भी हो गया, 5 भी हो गया, 10 भी हो गया। चलो 11th और 12th करते हैं, चलो फटाफट। क्या है 11th? इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन √3x + 2 dx। अब देखो इसको अच्छे से, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं रखता है,
ना ही यहाँ पे क्वोशिएंट रूल है जैसा डेरिवेटिव में था। तो इन सच केस क्या करेंगे अब देखो, क्या किया मैंने यहाँ पे, जरा बताओगे तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सोचो। मैंने यहाँ पे किया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग बोलो या डिनोमिनेटर को एडजस्ट किया, बट यहाँ पे नहीं होगा वैसा, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, नहीं होगा यहाँ पे वैसा, उससे आंसर नहीं आएगा, उससे आंसर नहीं आएगा। अब देखो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यस, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओरिजिनली फंक्शन क्या था यहाँ पे 5x प्लस 2, अभी क्या हो रहा है मेरा देखो 15x प्लस 10, 15x प्लस 10, मेरे को क्या चाहिए 5x चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस करने के लिए, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 15x हो गया ना, मतलब ये आ गया मेरा 10x, 10 और नहीं वैसे भी नहीं होगा। अब देखो सर आपने क्या किया, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, 5/3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये x के जगह मैंने 3x प्लस 2 लिखा पहली बात तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 15x प्लस 10 और यहाँ पे लिख दिया डिनोमिनेटर में 3, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल होके आ जाएगा 5x, ओरिजिनलिटी आ गई मेंटेन, माइनस यहाँ पे लेकिन प्लस ले लिया मैंने बीच में, ये हो गया 10/6, ये हो गया 10/3, 10/3 मेरे को क्या चाहिए -2, 10/3 चाहिए और मेरे को चाहिए -2 आंसर, तो ये मेरा प्लस x क्या रहेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को ये x के लिए, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अरे यहाँ पे ये जाएगा इधर, ये इधर चले जाएगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चले जाएगा, है ना, तो मतलब ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 प्लस -10/3, ये हो जाएगा -16/3 डिवाइडेड बाय, और ये 5x कहाँ है 3x है। पक्का आया समझ में, सही है, कुछ भी नहीं किया मैंने ये डिनोमिनेटर में जो था वो x के बदले लिखा, ये x के बदले लिखा, और फिर बाद में मेरे को यहां पे अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करना पड़ा, मेरे को चाहिए था 5x और मेरा इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 15x, शिट यार, मेरे को चाहिए था 5x लेकिन मेरा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 15x, तो मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया, आ गया 5x। मेरा यहां पे हो रहा था 10 लेकिन मेरे को चाहिए था -2, क्योंकि अब डिवाइड बाय 3 हो गया है, क्योंकि अब डिवाइड बाय 3 हो गया है, तो तुमको मैंने बताया यहां पे कि मेरे को 10/3 आ रहा है मेरा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मेरे को चाहिए -2, मेरे को चाहिए -2, तो मैं क्या करूंगा, -2 कैसे समझा सर, ये यहां पे देखो, ये यहां पे ओरिजिनल फंक्शन में, तो हो गया -16/3। जब मैं ये 5/3 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा 3x प्लस 2 से, जब मैं ये 5/3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तब मेरे को 5x प्लस 2 मिल जाएगा, 5x -2 मिल जाएगा, करके देखना, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अब देखो 5/3 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर में √3x प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 16/3 अपॉन √3x प्लस 2 dx इट इज इक्वल टू 5/3 में बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन के, और ये √3 है और ये 3/2 है, मतलब 2/√2 है, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑल्सो, 2 इज नथिंग बट इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 2, 2 क्या है √2 इंटू √2 है, और ये डिनोमिनेटर में √2 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 आ गया, ये बच्चा सिर्फ √2, मतलब 2/√2 विल गिव यू √2, 2/√2 विल गिव यू √2, उसी हिसाब से 3x प्लस 2 अपॉन √3x प्लस 2 विल गिव यू √3x प्लस 2
dx माइनस 16/3 बाहर इंटीग्रेशन के, अब ये 1/√3x + 2 dx। आई बात समझ में? आगे 5/3 इंटीग्रेशन 3x + 2 to the power 1/2 dx माइनस 16/3 इंटीग्रेशन 3x + 2 to the power -1/2 dx। कैसे किया? ये तो पावर 1/2 लिखा, ये पावर ऊपर जाएगी, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस होके -1/2 आ गया। अब क्या ये किसके जैसा दिख रहा है? ax + b to the power n के जैसा दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। क्या है फॉर्मूला? ax + b to the power n + 1 upon a n + 1, ax + b to the power n + 1 upon a n + 1 है ना? हाँ सर है। बस फिर लिख दो 5/3 ax 3x + 2 to the power 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय a क्या है अपना 3, 1/2 + 1 माइनस 16/3 3x + 2 - 1/2 + 1 अपॉन 3 1 -1/2 + 1 प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया मैंने वैसे प्लस c डाल दिया। देखो ये 3 बाहर चले जाएगा तो ये 5/9, ठीक है, और ये हो गया 3x + 2 to the power 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 कैसा आया? 1/2 + 1/2 माइनस ये 3 बाहर 16/9 3x + 2 to the power 1/2 अपॉन 1/2 कैसे आया? ये माइनस था इसलिए प्लस c, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा, देखो 5 × 2 अपॉन 9 × 3 इन ब्रैकेट 3x + 2 to the power 3/2 माइनस ये 2 1/2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन 9 3x + 2 1/2 प्लस c। ये हो जाएगा मेरा 10/27 3x + 2 to the power 3/2 माइनस 32/9 3x + 2 to the power 1/2 प्लस c। इसको आई कैन राइट इन मोर सिंप्लीफाइड वे। कैसे? 3x + 2 to the power 1/2 कॉमन अपॉन 10 × ये 20 नहीं 32 16 × 2 और 16 8 2 ज़ा 2 अपॉन न्यूमरेटर में से 2 और डिनोमिनेटर में से 9 कॉमन निकाल लेता हूँ। न्यूमरेटर में से 2 और डिनोमिनेटर में से मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 5 3x + 1 to the power 1 क्योंकि 1/2 + 1 = 3/2 माइनस मैंने 2 कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर में से 16 प्लस c। 1/2 तो बाहर निकल गया और ये 9 तो वैसे ही बाहर चले गया, ये 3। मतलब ये 2 और 9 कॉमन निकाल लिया दोनों जगह में से। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। सर इतना लेंदी? अरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ अभी तो नया नया है इसलिए इतना लेंदी किया मैंने, एल्स आगे चल के इतना लेंदी नहीं करने वाले अपन। आगे चल के तो यू होने वाला है फटाफट फटाफट, यू होगा फटाफट फटाफट। अभी नया नया है तो थोड़ा तो लेंदी लगेगा ही नहीं यार। आई क्या बात समझ में? अच्छे से बिल्कुल शाबाश, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया और सिंप्लीफिकेशन करते गया, फिर बाकी कुछ भी नहीं किया, सब सिंप्लीफिकेशन कर रहा था मैं, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी डन हो गया। 7 11 क्या कर रहा था मैं, समझा ना? 12 कर लेते, चलो 12 बड़ा ही सिंपल है, फटाक से हो जाएगा 12 तो।
12 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर x dx। क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सही लिखा है ना मैंने सवाल? सही लिखा है एकदम। इसके जैसे ही नेक्स्ट सवाल रहेगा तो वो तुम कर लोगे, ठीक है ना? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर x और ये dx। क्या किया? अरे भाई डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। क्या किया? डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे? ये एक कैंसिल हो गया e टू द पावर x प्लस यहां पे क्या हो गया? ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो बेस सेम, पावर का एडिशन, बरोबर? क्या सर हम ये निकाल सकते हैं क्या? अरे बच्चों, रूल नंबर 3 प्लस फॉर्मूला नंबर 5 शायद। जल्दी मूव नहीं होता ना, गुस्सा आता है फिर। फॉर्मूला नंबर 5 प्लस रूल नंबर 3। और यहां पे रूल नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस c। रूल नंबर 3 तो यहीं अप्लाई हो गया, रूल नंबर 3, और यहाँ पे हो गया फॉर्मूला नंबर कौन सा है अपना? फॉर्मूला 3 एंड 5। फाइनली आवर आंसर इज 3 e टू द पावर x, मेरे को नहीं चाहिए वो, e टू द पावर माइनस 3x अपॉन 3 प्लस c। इसमें कुछ कॉमन वगैरह निकालने का नहीं, रहने दो, एज इट इज रहने दो। कैसे किया वो महत्व का है। डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, और फिर बाद में इंटीग्रेशन लेना चालू कर दिया सिंप्लीफिकेशन करके, ठीक है? 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो को, मतलब पॉज इज इन रिवाइंड कर लो वीडियो को, एक बार फिर से यहां तक का देख लो, थोड़ा फास्ट में, ठीक है ना? थोड़ा फास्ट में, नहीं तो फिर चलने दो। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं चलने देना चाहिए तो चलने दो, एल्स तुम कर सकते हो रिवाइंड, ठीक है? स्ट्रेस और प्रेशराइज मत हो जाओ, ठीक है? ये सब मेरे लिए ओरली सवाल है, ये मैं सब ओरली कर लेता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए इतना लेंदी कर रहा हूँ, एल्स मेरे लिए ये सब ओरल क्वेश्चन है। हम सब ये ऐसे, हम एज अ मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट, मतलब एज अ मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट इसलिए क्योंकि मैथ्स की पढ़ाई इज नेवर एंडिंग। हम कितना भी पढ़ ले, मैथ्स और है ही हमारे लिए पढ़ने को। तो मेरा अभी भी कुछ चल ही रहा है कि एओस थ्योरी पढ़ना चालू है मेरा मैथ्स में। ऑन दी अदर हैंड अदर मैथ्स के टॉपिक भी पढ़ना चालू ही रहते हैं मेरे, तो वी नेवर स्टॉप। बट द थिंग इज कि उसके वजह से ये सब चीज़ें हमारे लिए इतनी कॉमन हो चुकी है कि ये हमारे लिए 1 मिनट का खेल होता है ये सब इंटीग्रेशन निकालना, ठीक है? पर ये तुम्हारे लिए इट इज़, आई एम टेकिंग इट अ बिट लेंदी टाइप, है ना? मतलब लाइक तुमको वैसा ना जाए इसलिए। चलो क्या, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया ना सब बरोबर? हाँ, 14th पे आ जाओ। चलो लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए इसमें बाकायदा, स्क्रीन लॉक हो जाना चाहिए, हिलते नहीं रहना चाहिए बार बार। खैर चलो, ये हो गया था अपना प्रश्न
14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। दिख रहा है अच्छे से, विजिबल है, थोड़ा और जूम कर लूँ। चलो क्या है, वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 14th 3e to the power 2x plus 3e to the power 4x upon e to the power x plus e to the power minus x dx। देखो हर जगह c ऐड होते जा रहा है, ठीक है ना। एक भी जगह पे c अगर गलत मैंने ऐड नहीं किया होगा तो तुम ऐड कर लेना, मैंने अगर c ऐड नहीं किया होगा तो तुम ऐड कर लेना। ऐसा नहीं है कि सर ने ऐड नहीं किया था तुमने ऐड नहीं करना है। जब तक कि यहाँ पे लिमिट नहीं दिखती है तब तक कि तुमको c ऐड करते जाना है, भले ही सर क्यों ना भूल जाए, भले ही सर क्यों ना भूल जाए, तुमने नहीं भूलना है। 3 कॉमन निकाल लिया मैंने न्यूमरेटर में से, तो ये बचा इंटीग्रेशन e to the power 2x plus e to the power 4x अपॉन e to the power x plus e to the power minus x dx। 3 अपॉन 1, ये 1 कॉमन निकाल लिया भाई, ठीक है। तो मैं 3 भी बाहर ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि कैसे आया, तो ये डिनोमिनेटर का जो 1 है वो और 3 दोनों बाहर आ गए ऐसा। e to the power 2x भी बाहर निकाल लिया मैंने, तो 1 प्लस e to the power, अच्छा ये ऐसा हो जाएगा। तो e to the power 2x है ना, इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, इसको मैं रैशनलाइज कर लूँगा। तुमको रैशनलाइजेशन का अभी नहीं है, बाद में, लेकिन वो क्वेश्चन है ना। तुमको मैं इसको अलग वे में करने का बताऊँ तो वो होगा, ठीक है मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। मैं इसको तुमको ये वाले मेथड से दे देता हूँ करके, है ना। कि ये रैशनलाइजेशन का तो नहीं है पार्ट, मेरे को कहीं ऐसा लग रहा है रैशनलाइजेशन का पार्ट है, नहीं। हाँ ठीक है ना, तो अपनी कॉमन निकाल लेते हैं। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 प्लस e to the power 2x अपॉन ये e to the power x है प्लस e to the power 1 अपॉन e to the power x है, 1 अपॉन e to the power x है, कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। ओफो बहुत परेशानी हो रही है आज तो ये बहुत लिंक हो रहा है ना, उससे सिर घूमता है बहुत। e to the power 2x 1 प्लस e to the power 2x अपॉन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो e to the power x इंटू e to the power x प्लस 1 अपॉन e to the power x। आया क्या बात समझ में? क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ से e to the power x कॉमन, e to the power 2x कॉमन निकाला और ये माइनस को 1 अपॉन के फॉर्म में लिखा, और कुछ भी नहीं किया। आगे क्या कर रहे हैं सर, आगे अपन क्या कर रहे हैं, देखो बहुत अजब सा मैजिक होने वाला है अभी ये। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, बरोबर। e to the power x e to the power 2x 1 plus e to the power 2x, ये dx लिखना ना भूले, e to the power 2x प्लस 1। ये देखो ये और ये दे आर सेम, हो गया कट। 3 इंटीग्रेशन e to the power x plus 2x dx, 3 integration 3x dx। Finally my answer is e to the power 3x upon 3, और ये 3 plus c gets cancelled and I get e to the power 3x plus c। क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा है, देखो क्वेश्चन कितना छोटा था, नहीं सर ये तो दोनों भी बड़े ही थे, बड़ा ही था। क्वेश्चन कितना छोटा था और आंसर कितना छोटा है। सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास मत करो सर, मत करो। टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम, टिपिकल चैप्टर पढ़ रहे। यस वी आर स्टडिंग इन टिपिकल चैप्टर, बट इट डजेंट मीन दैट यू शुड फॉरगेट कि टिपिकल भले पढ़ रहे हैं तो वी शुड नॉट लूज आवर कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यू शुड बी ऑन द सरफेस, तुमने खुद को लूज नहीं करना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मजाक चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम
बंद करो और थोड़ी देर के लिए जाके वो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी देख लो यूट्यूब पे। ना ना, वो नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करना वैसा। चलो क्या किया अपन ने, एक बार मैं तुमको ब्रीफ समरी दे देता हूं। पहले तो 3 कॉमन निकाला, फिर बाद में e⁻ 2x कॉमन निकाला। बहुत सारे डॉट्स हो गए यार। फिर बाद में मैंने क्या किया, इसको e⁻⁻x को मैंने 1/e⁻x के फॉर्म में लिखा। फिर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया न्यूमरेटर में। इसको फिर वापस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा। न्यूमरेटर में नथिंग चेंज, न्यूमरेटर में देयर इज नो चेंज, सिर्फ डिनोमिनेटर में बेस सेम था, पावर का एडिशन हो गया। स्टिल अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इनटू न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर में चले गया और ये रिमेन्स एज इट इज, और ये एंड ये आर सेम, तो ये कट हो गए। बचा ये बेस सेम, पावर का एडिशन 3x। फॉर्मूला इज व्हाट, e⁻ax dx का फॉर्मूला है e⁻ax अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। आई बात समझ में? पक्की बात? चलो पक्का, फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लेंदी जा रहा है सेशन, तुमको भी दिक्कत होगी इतना लेंदा सेशन देखने के लिए। ठीक है ना, कितने बचे? 1 2 3, चलो 3 ही बचे, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, 3 ही बचे सर। अरे 4 बचे क्या? 1 2 3 4 सर 4। अरे ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा, टेंशन मतलब। सर आप ही टेंशन ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। तुम काहे को टेंशन लोगे? टेंशन तो हमने लेना है सारे जमाने का। कौन सा प्रश्न है यार, वो भी नहीं देखा आपने, क्या कर रहे हैं सर? अरे यार थोड़ा बहुत चलता है। तो अभी 14वां प्रश्न हो चुका है और अपन 15th पे अप्रोच कर रहे हैं। 15th पे अप्रोच कर रहे हैं। चलो तुम नहीं लिख रहे हो, मैं ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। 15th वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 15th क्वेश्चन मैंने दिखा नहीं अब रखे, चलो लिख लेते e⁻3a log x प्लस e⁻3x log a dx। सर पहली बात तो इसको करेंगे कैसे? देखो, एक प्रॉपर्टी थी e की, e⁻x log a है, तो पहले तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, ये इसके पावर में जाएगा, और फिर क्या, e एंड log नलिफाई ईच अदर, बचता क्या है? सिर्फ ये मतलब क्या, ये जो है ना log के बाद और उसका पावर a⁻x, ये है वो प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल करना है अपने को, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करना है अपने को। आई क्या बात समझ में? अरे बाप रे, मैंने log मल्टीप्लिकेशन में, हाँ आई बात समझ में? तो सर यहाँ पे भी वही होगा क्या पहले? हाँ, e⁻log x, ये 3a x के पावर में जाएगा, 3a प्लस e⁻log a, और ये 3x a के पावर में जाएगा dx। अब रूल नंबर 3, इंटीग्रेशन, और साथ ही साथ ये वाली प्रॉपर्टी भी, रूल नंबर 3 प्लस दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, x⁻3a प्लस ये dx लिख रहा हूं मैं यहां पे, इंटीग्रेशन रूल नंबर 3 प्लस ये वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a⁻3x dx। x⁻n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x⁻n का फॉर्मूला क्या है? x⁻n का फॉर्मूला क्या है? x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। तो यहां पे क्या आएगा सर? x⁻3a + 1 अपॉन 3a + 1 प्लस c लिखेंगे क्या? नहीं सर, यहां पे है ना प्लस में, और इसका होने के बाद में पहले तो a⁻x का इंटीग्रेशन क्या था? a⁻x अपॉन log a प्लस c। लेकिन सर यहाँ पे तो 3 भी है, तो कुछ नहीं ना बेटा, ये a, अच्छा ये ऐसा है क्या? फॉर्मूला थोड़ा अल्टर कर लेते हैं अपन,
काय को चिंता देते तुम? a टू द पावर bx, a टू द पावर bx अपॉन b log a। ये e टू द पावर ax का जो फॉर्मूला था उसमें क्या लिखते थे? e टू द पावर ax अपॉन a लिखते थे ना। x के साथ में जो रहता है वो डिनोमिनेटर में आता था ना, वैसे यहां पे भी होगा ना? हाँ सर। तो यहां पे क्या होगा? a टू द पावर 3x अपॉन 3 log a प्लस c। सर इतने में खत्म? यस बेटा, ये खत्म। यहाँ पे एग्जाम्पल इतना सोपा था ये। प्रॉपर्टीज, रूल्स एंड फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है ना। फॉर्मूला तो ये bx है, ठीक है। अच्छा, एक काम कर लो, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 7 डाल दो। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर bx dx is equal to a to the power bx upon b log a plus c। b log a plus c, तुम उसको लिख लो, 7वां फॉर्मूला तुम्हारे लिए, ठीक है। मतलब कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो नेक्स्ट 17। अब यहां पे रैशनलाइजेशन 17 था जो रैशनल, पर 17 के पहले 23 पे आ जाओ। पहले 23, 22 और फिर 17। पहले 23, फिर 22 और फिर 17। 23 क्यों सर? 23 अपन ने किया है a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x dx। सर ये वो e टू द पावर x के जैसा है कि डिनोमिनेटर को सेपरेट करके करना है? वेरी गुड। कहां है वो प्रश्न? आइए हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। फिर भी आप करेंगे ना सर? बिल्कुल बच्चा। प्लस इंटीग्रेशन, ओफो सर शॉर्टकट मत करो। नहीं सॉरी। प्लस सी 1 अपॉन, अब रूल नंबर 3 अप्लाई कर लू। रूल नंबर 3 क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। रूल नंबर 3 क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। हाँ सर। ओफो प्लस सी कहां से लिख रहा हूं अभी? सर आप थक गए क्या थोड़े? ना हम नहीं थकते। b टू द पावर माइनस एक्स dx। सर अपना फॉर्मूला तो a के लिए था, यहां पे तो b आ गया है। यहां पे तो सर b आ गया है। अपना फॉर्मूला जो था दैट वाज फॉर a सर, ये तो b आ गया है। अब क्या करेंगे? अरे नालायक को कुछ नहीं होता ना, b आया, a आया, c आया, d आया, कुछ भी आया, a b c दोज आर कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाले फॉर्मूला में a इज कांस्टेंट। सुनाई दिया क्या बोल रहा? कान पढ़ देंगे सर आप हमारे। अरे थोड़ी बहुत मस्ती तो होना ना। अब पागल जैसे बस पढ़े जा रहे सम सॉल्व करे जा रहे। अरे ये जो a है ना, ये a इज कांस्टेंट। कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, तब वो फॉर्मूला लगता है। तो वहां पे जो b था वो क्या कांस्टेंट था क्या सर? हाँ बच्चा, यहां पे कांस्टेंट था b। यहां पे b तुम्हारा कांस्टेंट था। तो ये तो माइनस एक्स हो गया, कुछ नहीं होता ना, -1 मतलब वहां पे जैसे उसके लिए फॉर्मूला था वही रहेगा। बस यहां पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा 7वां। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम। ये फॉर्मूला मतलब क्या? ये जो b है तुम्हारा वो -1 हो गया, मतलब ये b और वो b सेम नहीं है, ठीक है ना सर? आप ही बताओ। हाँ बता रहा हूं मैं, देखो b टू द पावर -x अपॉन -1 इंटू log b, ये log b, प्लस a टू द पावर -x अपॉन -1 इंटू log a। -1 कहां से लाया? अरे ये जो -x है ना, -x है मतलब -1 मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए
प्लस सी, तो ये हो जाएगा b टू द पावर माइनस एक्स लॉग b माइनस a टू द पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग a प्लस सी। ये आ गया तुम्हारा आंसर 23 का। अब आ जाओ 22 पे। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स टू, ये इसे छोड़ क्यों रहा है इंक, 2 प्लस 3x 5 माइनस 4x dx। सर यहां पे रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, गलत। बीच में प्लस साइन है क्या? नहीं। क्या बीच में प्लस साइन दिखी तुमको? नहीं। क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। क्या करेंगे? एक ही उपाय, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, और इनका जो रिजल्ट आएगा उसका इनके साथ में मल्टीप्लीकेशन करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर 5 माइनस 4x। मेरे को समझ रहा है तुम क्या सोच रहे हो। सर अब तो पेन भी थक गया। कुछ नहीं होता, कोई नहीं थका, मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 1 2 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर 5 माइनस 4x dx। इंटीग्रेशन, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, 10 माइनस 8x प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब dx। इंटीग्रेशन, कांस्टेंट एक ही है 10, x 2 ही है माइनस 3x, x स्क्वायर 2 ही है माइनस 19x स्क्वायर, और x क्यूब एक ही है 12x क्यूब। सर यहां से रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। अब क्या होगा सर? रूल नंबर 2 दोनों अप्लाई होगा, रूल नंबर 2a और 2b दोनों अप्लाई होगा। रूल नंबर 2a यहां पे और 2b यहां पे, ठीक है। और फॉर्मूला x टू द पावर n का, फॉर्मूला x टू द पावर n का यहां पे रूल 2.a और यहां पे रूल 2.b प्लस फॉर्मूला x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हाँ सर लिखो फिर, नहीं तुम मत लिखो, तुम ध्यान दो। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, डायरेक्ट बोलना चालू कर दो आप, डायरेक्ट x स्क्वायर अपॉन 2। अब डायरेक्ट का समय आ चुका है क्योंकि अब ये 9वां क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। 19 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, 2 प्लस 1 पावर 1 से बढ़ेगी और वो पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी। पावर कितने से बढ़ी? 1 से, मतलब 3 अपॉन 3 माइनस नहीं प्लस 12 x टू द पावर 4 अपॉन 4, ये प्लस c इकट्ठा सबका। सर कुछ एडजस्टमेंट नहीं, ना रहने दो, कुछ भी एडजस्टमेंट मत करो। आई बात समझ में? बड़े मजेदार था। चलो लास्ट आज के सेशन का, एक बार मैं देख लूं कुछ छूटा है क्या। नहीं, ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया, एक्स होना वहां पे। अरे यार ये ग्लिटर वाला गजब है, मतलब डार्क और लाइट रेड दोनों है, तो मतलब एकदम एग्जैक्टली रेड आ गया वो, खास। हाँ चलो 17th and last question of the session, as well as last question of the topic we have learned in the integration. Integration
dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता था, x प्लस वन है, रैशनलाइज मतलब x माइनस वन करना। क्यों करते थे रैशनलाइज? क्योंकि देर इज नो वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देर इज नो वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और जब डिनोमिनेटर में सिर्फ वैसा आ जाता है तब अपन क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तब अपन क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। तो यूजिंग रैशनलाइजेशन व्हाट आई गेट इज, न्यूमरेटर में ये ऑपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, ये पूरे टर्म को ऑपोजिट साइन से लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कर दिया मल्टीप्लाई और अब ये हो रहा है डिवाइड। तो देखो अब एक मिनट, यहां पे 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये प्लस और ये पूरे ब्रैकेट को हो गया dx, ये इनटू क्या किया मैंने, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज मतलब पता है तुमको क्या होता है, नहीं तो यहां पे मैंने बता दिया। रैशनलाइजेशन कब आ गया, रैशनलाइजेशन कब आ गया ये समझो। रैशनलाइजेशन तब आया जब अपने पास में देयर वाज नो वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिनोमिनेटर ही है सिर्फ अपने पास में, इस समय पे रैशनलाइजेशन। सर क्या अगर ऐसा रहा तब भी रैशनलाइज करेंगे क्या, हट पागल है क्या, अब कैसे रैशनलाइज करेगा, ये चाहिए तेरे को एक साइन जिसलिए तेरे को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो मैं तुमको बोल रहा था कोई तो एक क्वेश्चन था उसमें मैं रैशनलाइज करने वाला था, ये वाले क्वेश्चन में मैं रैशनलाइजेशन यूज कर रहा था और क्या कर रहा था मैं पता है, अंडर रूट 3x माइनस 2 कर रहा था और मेरे को क्लिक हुआ कि इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन में मतलब क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, ये तो दो अलग अलग नंबर है, कुछ भी मतलब नहीं बनेगा, इसलिए मैंने वहां पे रैशनलाइजेशन यूज नहीं किया। लेकिन अब यहां पे मैं रैशनलाइजेशन यूज करूंगा तो देखो मेरा आंसर कैसा आएगा, कैसे आएगा सर, देखो बताता हूं मैं, पहले इसको मिटा देता हूं मैं यहीं पर, ऐसे इसको कुछ नहीं काटने को। देखो इंटीग्रेशन, ये न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन ये a, इसको a कंसिडर करो a और इसको b कंसिडर करो पूरे टर्म को, तो ये क्या हो गया a इंटू बी, a इंटू बी। और अब देखो तुम इसको और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस ये और ये मल्टीप्लीकेशन, इट इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। और रादर आई वुड से, सॉरी ऐसा ना कंसिडर करते, इसको a कंसिडर करो, इसको b कंसिडर करो, a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। a क्या है मेरा अंडर रूट एक्स माइनस वन, बी क्या एक्स प्लस वन, बी क्या है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। आया क्या बात समझ में? सर क्यों ये क्या बोल रहे हैं, अभी भी नहीं क्लिक हो रहा है, अभी क्लिक होगा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर क्या है मेरा a मेरा x प्लस वन हो गया, रूट है, रूट का स्क्वायर, रूट कैंसल बरोबर, माइनस b क्या है मेरा, ये रूट में था माइनस, क्यों किया रैशनलाइजेशन, अब डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया सर हमारा और न्यूमरेटर में भी वैल्यू हो गई और अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे आगे, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस वन माइनस एक्स, क्वेश्चन गलत लिखा है, हाँ ये माइनस वन होना, ये माइनस वन होना रे बाबा, हाँ माइनस वन माइनस वन,
माइनस वन dx is equal to integration root x minus 1 plus root x plus 1 x gets cancelled upon minus 2 dx. क्या ये माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर चल जाएगा क्या? हाँ. क्या तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो क्या? सर बहुत अच्छे से. पहले क्या लगेगा? रूल नंबर 3 और ये -1/2 पूरे इसको मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना? ये तो गलती कर बैठोगे. ठीक है, देखो x माइनस 1 ax प्लस बी. यहां पे b क्या है? -1 है. यहां पे b -1 है, ठीक है ना? b -1 है, लेकिन पावर तो वही रहेगा 1/2. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक मिनट, मैं फॉर्मूला तो लिखना भूल गया यहाँ पे. आज के सेशन में फॉर्मूला लिख रहा हूं, आगे से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. आज अपना पहला सेशन था इसलिए, ठीक है ना? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस 1. ठीक है, यहां पे क्या आएगा फिर? x माइनस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x प्लस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. और ये रहा तुम्हारा आंसर. ये 3/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 इंटू 2/3. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c. 2 कैंसल. -1/3 x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c. यस, दिस इज द आंसर. क्या किया? थोड़ा आ जाओ, इसको समरी देख लेते हैं. डिनोमिनेटर में था क्वेश्चन प्योरली और इन द फॉर्म ऑफ रूट. सॉल्व नहीं करते आ रहा था, रूट नहीं भी रहता तो भी अपने को लेना ही पड़ता था. सॉल्व नहीं करते आ रहा था, तो इन सच केस वी टेक रैशनलाइजेशन. कब? जब सिर्फ प्योरली डिनोमिनेटर में हो और अपने पास में कुछ फॉर्मूला और कुछ मेथड नहीं होता. अगर मेथड हो तो पता नहीं, आगे चल के देखेंगे कुछ मेथड वगैरह आती है क्या. फिर भी अगर आगे भी अगर अपने कोई मेथड नहीं मिले ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो व्हाट वी यूज इज रैशनलाइजेशन. क्या यूज किया हमने? थोड़ा मैं लाल पेन से लिख लेता हूं. रैशनलाइजिंग. स्पेलिंग गलत हो रही है. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. और कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज? इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड. अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, फिर क्या किया? यहां पे फॉर्मूला लगाया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया. यहां पे ये माइनस से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. ओके, फिर क्या किया मैंने? ये -1/2 को मैं बाहर लेके गया. फिर क्या किया? रूल नंबर 3 अप्लाई कर दिया. रूल 3 अप्लाई कर दिया. ठीक है, फिर क्या किया? इसको पावर के फॉर्म में लिखा, बस सिंपली एक, मतलब ये रूट को इन टर्म्स ऑफ पावर में लिखा. और फिर क्या किया? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. फिर इसको कॉमन निकाला बाहर और कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाइड वे में आंसर लिख दिया. So yes, we have completed the example part also of the rules as well as the formula that we have studied.
रेस्ट आर द होमवर्क फॉर यू गाइस। तुम अच्छे से होमवर्क करो। ये कितने क्वेश्चन है तुमको होमवर्क के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 एक क्वेश्चन है बस। बराबर है, ठीक है, छोड़ो ना, अपने को क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 12 कर दिए। मैंने 12 किए और तुमको 18 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपना हुआ नहीं है पहले, सारे क्वेश्चन हुए हैं। तुम लोग कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के करो तो हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ विल बी देयर फॉर यू गाइस, तो तुम अच्छे से कर सकते हो। और अगर पीडीएफ नहीं होगी तो अभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और करना चालू कर लो। ये लो, पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर नहीं होगा पीडीएफ तो, पीडीएफ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, पीडीएफ नहीं होगा तो पॉज करके लिख लो। चलो, होपिंग तुमने लिख लिया होगा। अब अपन अगले इसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और मैं इसके आंसर्स तुमको दे दूंगा अलग से, ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।